कर्ज में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट के से जुड़े बीते 24 घंटे में 3 बड़े अपडेट आए। एनसीएलटी की ओर से नियुक्त आईआरपी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी की ओर से दिवालिया अर्जी अपने तरीके का पहला मामला है। यहाँ कंपनियों को कोई लेनदार लेकर नहीं आया, बल्कि कंपनी ने खुद रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। वहीं एसएमबीवी ने पहले ही एनक्लेट में अर्जी दी थी। इसके बाद 2 और कंपनियों जीवाई एविएशन और एसएफवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग ने एनसीएलटी के खिलाफ ऊपरी अदालत एनक्लेट में अपील की है। वजह वही है कि मोरेटोरियम लगने के बाद कंपनियां एयरक्राफ्ट नहीं ले पा रही। एक कंपनी के 5 और एक कंपनी के 9 एयरक्राफ्ट गो फर्स्ट के कब्जे में है। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि बैंक मौजूदा तिमाही में गो फर्स्ट के खातों को एनपीए घोषित कर सकता है। सर, पहला सवाल ये अपने तरीके का पहला मामला क्यों है? अपने तरीके का पहला मामला हर तरह से एविएशन इंडस्ट्री में भी और भारत के बैंक्रप्सी के इतिहास में भी ये पहला मामला है। और आज जिस तरह से आईआरपी को जो प्रोफेशनल एनक्लेट अदालत की तरफ से अपॉइंट किया गया, उसकी बातों को सुनकर आपको बहुत सारे संदर्भ मिलते, कड़ियाँ मिलती दिखती, जिनके बारे में हम इससे पहले बात कर रहे थे मनी सेंट्रल के अपने कार्यक्रमों में। अपनी तरह का पहला मामला इसलिए है कि कंपनी डिफॉल्ट नहीं हुई, पर कंपनी अपनी कर्ज की देनदारियां कम करने के लिए बैंक्रप्सी कोर्ट का सहारा ले रही। यानी एक चलती हुई कंपनी अचानक सुबह ये सूचना देती कि वो बैंक्रप्ट हो गई है, उसे कोई क्रेडिटर, कोई बकायेदार उससे शिकायत नहीं करता कि उसने कर्ज नहीं चुकाया, उसने भुगतान नहीं किया है। उसका डिस्प्यूट एक इंजन देने वाली फॉर्म के साथ है और वो बैंक्रप्सी कोर्ट में जाकर अपने को बैंक्रप्ट कर देती है। अपने तरीके का बिल्कुल अनोखा पहला मामला है। और ये बड़ी दुविधा होगी एनसीएलटी के सामने कि क्या वो एक चलती हुई कंपनी में खुद ही डिफॉल्टर या बैंक्रप्ट डिक्लेयर करने वाले कंपनी के प्रबंधन को दोबारा कंपनी लेने की छूट दे। क्योंकि आज आईआरपी की तरफ से ये भी कहा गया, शुभम की वाडिया समूह और गो फर्स्ट के जो मालिक हैं वो एक रिजोल्यूशन प्लान लेकर खुद आ रहे हैं अपने लेवल पर। बैंकर्स उनके साथ ऐसा है दिखाई दे रहे हैं। ये अपने तरीके का पहले मामले के 2 हिस्से। तीसरा हिस्सा ये कि किसी एविएशन सेक्टर में किसी कंपनी के लिए पहला मामला, जब चलती हुई एयरलाइंस अचानक बंद हो जाती है, उसके सारे जहाज ग्राउंड हो जाते हैं और वो बैंक्रप्सी कोर्ट में चली जाती, और उसके बाद फिर वाकर उसे दोबारा उड़ाने की मांग करती है। और उसकी तरफ से जो एनसीएलटी का प्रमुख है या एनसीएलटी की तरफ से जो अपॉइंट किया प्रतिनिधि है, वो कहता है कि गो फर्स्ट जल्दी संचालन शुरू करेगी और वो कर्मचारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता है। आमतौर पर हमने बैंक्रप्सी में ऐसी परिस्थितियां नहीं देखी थी। तो ये, और तीसरा ये कि ये सब कुछ दूसरे भी नियमों के अधीन है, भारत के एविएशन रेगुलेशन के अधीन है। एविएशन रेगुलेटर क्या करेगा इस परिस्थिति में ये पता नहीं है। तो इस अपने तरीके के मामले में बैंकर्स में जिस दिशा में वाडियाज इस पूरे मामले को ले जाना चाहते हैं, वहां शायद पर्पज़ ये है इस पूरी प्रक्रिया का कि जो 11,000 करोड़ की देनदारी है उसमें थोड़ी कमी कर ली जाए और कंपनी दोबारा वो चला ले। और यहाँ एनसीएलटी के अगर ऐसा कोई फैसला करती है तो अपने आप में एक प्रेसिडेंट होगा, अपने आप में एक नज़ीर बनेगा अगर ऐसा होता है तो। सर, आगे बैंक्रप्सी आपको कैसे रोल आउट होती दिख रही है पूरी? 2 बड़ी दुविधाएं इस बैंक्रप्सी में है। हालांकि आज अगर आईआरपी के बयान को आप देखें तो उस हिसाब से वो बहुत तेजी से 3 महीने में से रिजॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जो एयरक्राफ्ट लीज देने वाली कंपनियां हैं उसमें 2 कंपनियां और ऊपर के ट्रिब्यूनल में चली गई हैं, उनको अपने जहाज रिलीज कराने हैं। अगर ऊपर का ट्रिब्यूनल इस पूरी प्रक्रिया में उनके फेवर में फैसला दे देता है तो बैंक्रप्सी की पूरी कोशिश या बैंक्रप्सी के जरिए एयरलाइंस को दोबारा हासिल करके चलाने की कोशिश वाडिया समूह की असफल हो सकती है। तो एक बड़ा फैसला आएगा ऊपर के ट्रिब्यूनल से, और अगर ऊपर के ट्रिब्यूनल ने इस प्रक्रिया में बैंक्रप्सी के निचली अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया तो फिर ये जहाज फंसे रहेंगे। और उसमें भी 20 जहाज कम से कम ऐसे हैं जोड़ने की स्थिति में है। बाकी जहाज़ों के पास तो इंजन नहीं है, तो वो तो ग्राउंडेड जहाज हैं, एक परिस्थिति है। दूसरा ये कि फिर कितना हेयर कट कौन लेता है। बैंकर्स 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है उन्होंने गो फर्स्ट को। बाकी जो कंपनियां, बाकी जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उनको कितना हेयर कट दिया जाता है? क्योंकि अगर 3 महीने में रिजॉल्व होना है तो सारे फैसले तत्काल ताबड़तोड़ होंगे कि कौन कितना नुकसान उठाने को तैयार होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात ये, जो संकेत हमें आज सुबह मिले कि क्या बैंक्रप्सी अदालत भारत के विमानन नियामक को इस बात की गारंटी देगी कि उड़ान शुरू हो पाएगी और उड़ान लंबे समय तक चलती रह पाएगी? क्या इनकी वित्तीय परिस्थिति ऐसी रहेगी कि इसे जहाज मिलते रहें और आगे उड़ानें चलाती रहे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है गो फर्स्ट को लेकर। ये गारंटी गो फर्स्ट और बैंक्रप्सी अदालत को देनी होगी, और वो गारंटी कैसे दी जाएगी इसके बारे में भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। सर, गो फर्स्ट फिर से उड़ान भर पाएगी? सब बड़ा सवाल फिर ये है। गो फर्स्ट की उड़ान 2 ही चीज़ों पर निर्भर करती है कि अगर गो फर्स्ट के वकील
ऊपर के ट्रिब्यूनल में अपने 20 तक जहाज बचाने में सफल हो गए, यानी लीजर्स की बात नहीं सुनी गई और लीजर कंपनियों को जहाज वापस नहीं किए गए। और दूसरा ये कि बैंक्रप्सी कोर्ट की तरफ से दी गई गारंटी को भारत के डीजीसीए ने स्वीकार कर लिया कि कंपनी उड़ान आगे भर सकती है, कंपनी के कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि वही सारे लोग जो बैंक्रप्सी कोर्ट में वसूली करने खड़े हुए हैं शुभम, वही उन्हीं सारे लोगों से कंपनी दोबारा सर्विस कैसे लेगी? वही एजेंट, वही कर्मचारी, वही पायलट भी छोड़कर चले गए। तो जिस पूरे सिस्टम की बकायदारी से बचने के लिए कंपनी बैंक्रप्सी कोर्ट की शरण में पहुंची है, उसी पूरे सिस्टम से वो दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए सेवाएं कैसे लेगी? ये एक बड़ी दुविधा, इसीलिए अपने तरीके का ये पेचीदा और अनोखा मामला है। सर सबसे बड़ी बात ट्रस्ट की भी होगी, ठीक है, एक बार अगर चलाने को दे भी तो फिर अगली परिस्थिति ऐसी नहीं आएगी, ये कैसे पता? हाँ, और ये गारंटी डीजीसीए मांगेगा कि बैंक कंपनी आगे जाकर ये उड़ाने जारी रख पाएगी कि नहीं। प्रैट एंड विटनी के साथ जो डिस्प्यूट है उसमें इंजन वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं। तो भारत के एविएशन रेगुलेटर को अंततः इस मामले में फैसला लेना होगा कि वो गोफस्ट को इस पूरी प्रक्रिया के तहत उड़ने की छूट दे या ना दे।